नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। 2013 में आई नीरज पांडे की बेहतरीन फिल्म स्पेशल 26 में रेड मारने गए CBI इंस्पेक्टर वसीम खान का रोल निभा रहे मनोज वाजपेयी कहते हैं, हम CBI से हैं असली वाले। असली वाले बताने का कारण ये था कि अक्षय कुमार की अगुवाई वाला एक दूसरा ग्रुप CBI से होने का दावा करके अमीर लोगों के यहाँ रेड कर रहा था और उनकी संपत्ति लेकर गायब हो जा रहा था। एक जमाना था जब लोग CBI का नाम सुनते ही डर जाते थे। वक्त बदला और इन दिनों लोगों को दबंग फिल्म के चर्चित डायलॉग थप्पड़ से डर नहीं लगता कि माफिक, प्यार से नहीं लेकिन ED से जरूर डर लगने लगा है। इन दिनों अखबारों टीवी देखते वक्त आप अक्सर सुनते पढ़ते होंगे कि ED का छापा, ED की कार्रवाई। नेता से लेकर अफसर तक और कारोबारियों से लेकर उद्योगपति तक अब CBI से ज़्यादा ED से डरने लगे। मानो किसी से पूछो कि क्या चल रहा है तो वो फौक की बजाय कह दे ED का खौफ चल रहा है। ED से जुड़े ताज़ा मामलों की फहरिस्त इन दिनों काफ़ी लंबी है। चाहे ममता के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के घर से नोटों का पहाड़ मिलने की बात हो या सोनिया राहुल से पूछताछ व नेशनल हेराल्ड के दफ्तरों पर छापेमारी, संजय राउत की गिरफ्तारी भी ED की कार्रवाई की सूची में एक और नाम है। ED के एक्शन से पहली बार 1 साल के भीतर 3 राज्यों के 4 प्रभावशाली मंत्रियों को जेल जाना पड़ा। इनमें से महाराष्ट्र के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री अनिल देशमुख और नवाब मलिक शामिल हैं। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने 30 मई को ही गिरफ्तार किया था। ऐसे में आपको बताते हैं कि ED आखिर है क्या भला, जो सभी इससे इतना थर्राए रहते हैं। ED के पास CBI से भी ज्यादा ताकत। हाल ही में ममता सरकार से हटाए गए मंत्री पार्थ चटर्जी को प्रवर्तन निदेशालय ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया। पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों रुपए और सोना बरामद होने के बाद अर्पिता मुखर्जी को भी ED की हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड मामले में ED लगातार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी से पूछताछ कर ही रही है। शिवसेना नेता संजय राउत को भी ED ने भूमि भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया हुआ है। ED करता क्या है? प्रवर्तन निदेशालय यानी ED एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है। आसान शब्दों में कहें तो जहां पैसों से संबंधित गड़बड़ होती है वहां प्रवर्तन निदेशालय दखल देता है। किसी ने अगर फर्जी तरीके से या जुगाड़ लगाकर पैसे इधर से उधर किया है तो काले पैसों को सफ़ेद बनाया है, विदेशी पैसों से जुड़ा कोई कांड किया है तो वो ED के रडार पर आ जाता है। ED मुख्यतः 2 राजकोषीय कानूनों को लागू कराने का काम करती है। इनके दुरुपयोग पर नजर रखती है। इनमें पहला है विदेशी मुद्रा प्रबंधन 1999 यानी FEMA और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA। क्या है PMLA कानून? धन शोधन निवारण अधिनियम को 2002 में अधिनियमित किया गया और इसे 2005 में लागू किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य काले धन को सफेद में बदलने की प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, अवैध गतिविधियों और आर्थिक अपराधों में काले धन के उपयोग को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल या उससे प्राप्त संपत्ति को जब्त करना और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अन्य प्रकार के संबंधित अपराधों को रोकने का प्रयास करना। PMLA के तहत 2014-15 में 178 मामले दर्ज थे, जो साल 2021-22 में बढ़कर 1180 हो गए। इस तरह 2014 से अब तक ED के दर्ज मामलों में 5 गुना का उछाल आया। FEMA क्या है? विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 1 जून 2000 से लागू हुआ। FEMA के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बाहरी व्यापार और भुगतान को सुगम बनाना, भारत में विदेशी मुद्रा के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देना और भारत में सभी विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए औपचारिकता और प्रक्रिया को परिभाषित करना है। FEMA ने विदेशी मुद्रा से संबंधित सभी अपराधों को नागरिक अपराध माना जाता है, जबकि FERA ने उन्हें आपराधिक अपराध माना जाता है। पिछले 10 सालों में ED ने विदेशी मुद्रा से जुड़े FEMA के तहत 24,893 मामले दर्ज किए। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के 3,985 मामले हैं। साल 2014-15 में FEMA के तहत दर्ज 915 मामले 2021-22 में बढ़कर 5,313 हो गए। ED किस आधार पर आरोपी व्यक्तियों की संपत्ति को कुर्क करता है? PMLA के तहत ED निदेशक के निर्देश पर अपराध की आय जो कि एक आपराधिक गतिविधि से उत्पन्न धन है, हालांकि अगर वह संपत्ति कुर्क के लिए उपलब्ध नहीं है तो एजेंसी उस मूल्य के बराबर संपत्ति संलग्न करती है। PMLA अपराध की आय को किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी अनुसूचित अपराध या ऐसे किसी संपत्ति के मूल्य से संबंधित आपराधिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त की गई संपत्ति के रूप में परिभाषित करता है, जहां ऐसी संपत्ति को लिया या रखा जाता है। जबकि अपराध की आय के बराबर संपत्ति की कुर्की के विचार का विरोध किया गया है। अतीत में विभिन्न अदालतों और आदेशों ने ऐसे किसी भी संपत्ति के मूल्य शब्द की ED की व्याख्या के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसका अर्थ है कि एजेंसी किसी भी संपत्ति को कुर्क कर सकती है। इस केंद्रीय एजेंसी की क्या शक्तियां हैं? ED का गठन 1 मई 1956 को हुआ था, लेकिन उस समय इसका नाम एनफोर्समेंट यूनिट था। ये विशेष जांच एजेंसी वित्त मंत्रालय की पहल पर बनाई गई थी।
ईडी बनाने का फैसला देश में मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय धोखाधड़ी समेत किसी भी तरह के वित्तीय घोटाले को रोकने के लिए किया गया था। ईडी वर्तमान में वित्तीय धोखाधड़ी, अनियमित वित्तीय घोटाले और विदेशी मुद्रा भ्रष्टाचार के मामलों की जांच का प्रभारी है। 1957 में प्रवर्तन इकाई का नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया। पूर्व आयकर प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को इस एजेंसी का प्रमुख बनाया गया। ईडी का मुख्यालय दिल्ली में है। दिल्ली के बाद संगठन की शाखाएं कलकत्ता, बॉम्बे में स्थापित की गई। बाद में मद्रास, जो कि अब चेन्नई में शाखाएं खोली गई। वर्तमान में देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों में इस केंद्रीय जांच एजेंसी की शाखाएं हैं। देश के कई नेताओं और मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या ईडी के पास सीबीआई से ज्यादा ताकत है? ईडी की पूछताछ की कोई समय सीमा नहीं। 1977 में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने वाले सीबीआई के पूर्व संयुक्त निदेशक एनके सिंह के मुताबिक ईडी सीबीआई से ज्यादा ताकतवर हो गई। अगर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जाता है तो भी ईडी के पास वित्तीय धोखाधड़ी अधिनियम के तहत उस व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करने की शक्ति होती है। यहाँ तक कि ईडी के किसी मामले में गिरफ्तार होने पर जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। यदि सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों में रिहा भी किया जा सकता है। ईडी अधिकारी किसी भी आरोपी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के किए बिना किसी बाधा के कहीं भी स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं। ईडी के पास जरूरत पड़ने पर किसी भी मामले को गैर जमानती बनाने का भी अधिकार है। ईडी की पूछताछ की कोई समय सीमा नहीं है। ईडी किसी व्यक्ति से चाहे तो घंटों, 1 महीने तक भी पूछताछ कर सकती है। आम हो या खास, सभी पर एक समान कार्रवाई। आम आदमी ही नहीं, देश के मंत्रियों, नौकरशाहों को भी किसी तरह के वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के हाथों से छूट नहीं मिलती। ईडी की हिरासत में नौकरशाह मंत्रियों की कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की शक्तियों को और बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ईडी पैसे से जुड़े किसी भी मामले में स्वतंत्र रूप से कहीं भी तलाशी ले सकती है। इसके अलावा ईडी किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को जब्त भी कर सकती है और उसे गिरफ्तार भी कर सकती है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है। आईआरएस, आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के अलावा ईडी भी अलग अलग भर्तियां करता है। ईडी में करीब 2000 अधिकारी हैं। इनमें से करीब 70% अधिकारी दूसरे संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर आए हुए हैं। बाकी ईडी के अपने कैडर हैं। तो आज हमने आपको ईडी के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।